आप सभी को मेरा वंदे मातरम, जय सेवा, जय जोहार। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। नमस्ते मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि जो आपने इस सत्र के लिए एक ऐसे पहल के लिए जिसमें हमार पुरखा मन ला कैसे याद करे जाए, कैसे सुरता करे जाए, ओकर बर मोला एक अच्छा ऐसा विषय दे तेकर सेती बस्तर के नवा नाम हो सके। वंदे मातरम विवेक कुमार तिवारी जी, संकेत जी वंदे मातरम, वेदांश जी वंदे मातरम। आवाज़ बिल्कुल साफ़ और नेटवर्क बिल्कुल साफ़ है। कुछ लोग और जुड़ जाएं हमारे साथ, उसके बाद फिर हम ये सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि एक बहुत ही अनुकरणीय विषय है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो इस समय बस्तर में चल रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान का जो दौर है वह वैश्विक आपदा का है। कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल भाई बहुत बहुत नमस्ते, वंदे मातरम। वर्तमान का दौर कोरोना महामारी या कोविड-19, जिसको हम जान रहे हैं कि यह पूरे विश्व में एक बड़ी आपदा के रूप में हमारे पास है। पूरा देश, पूरा विश्व और पूरा समाज इससे ग्रसित है। इस समय किस तरीके से समाज को पुनः जोड़ा जाए, किस तरीके से एक प्रेरणा का एक नया स्रोत बनाया जाए, किस तरीके से एक नई गतिविधियां किया जाए, इस काल को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार जो लाइव कार्यक्रम किए हैं, लगातार जो नए नए आयामों के तहत नए नए विषयों के, चाहे वो व्यक्तित्व विकास का हो, राष्ट्रीय चेतना का हो, सामाजिक समरसता का हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के विषय में हो, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जिस तरीके से ऑनलाइन का प्रेरक प्रसंगों को लेकर और उद्बोधन का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। कुछ दिन पहले आदरणीय हमारे प्रदीप मेहता भैया और मनीष भाई का कॉल आया और उन्होंने कहा कि एक ऐसे विषय को लेकर हमको युवाओं के बीच में जाना है जिसमें जनजातीय महानायकों के विषय में हम कुछ ना कुछ कह सकें। ऐसे ही एक विषय पर चर्चा हुई कि 1910 के भूमकाल का जो महानायक था गुंडाधुर की छवि किसी ने नहीं देखी। वह कैसा था उसे किसी ने नहीं देखा। उसके विषय में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं। वो कब पैदा हुआ, उसका जन्म कहाँ हुआ, वह किस तरीके से एक बिजली की भांति पूरे भूमकाल के आंदोलन को लेकर चल रहा था। ऐसे ज्वलंत विषयों को लेकर आपके बीच में आने का जो हमको एक सौभाग्य मिला है, जो एक अवसर मिला है, उसे आज हम एक कड़ीबद्ध में देखेंगे। क्योंकि मैं एक इतिहास का शोधार्थी भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता होने के नाते बस्तर की भूमि के प्रति जो मेरे अंदर एक भावना है, वो भावना आज इसी विषय में देखने को भी आपको मिलेगी। शुरुआत करते हैं। बहुत सारे मित्रगण हमसे जुड़ गए हैं। वंदे मातरम मानदास भाई, सुबह सुबह आपका मैसेज मिला, अच्छा लगा। श्याम शुक्ला भाई, लॉकडाउन में आप बहुत अच्छे बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। आथे सुरता पुरखा के, जब पुरखों के या पूर्वजों के बारे में हम सोचते हैं या जानते हैं या फिर उनके बारे में जानने के प्रयास करते हैं, आज का जो समय है अपनी पूर्वजों की या अपने पूर्वों की बातों को अनुसरण करने का समय है। आज जो महामारी या जो आपदा हमारे बीच में आई हुई है, इसमें हमको ध्यान में देना ये होगा कि हमारे पूर्वज और पुरखों ने जो हमको बातें सिखाई थी, वही सारी बातें आज हमें काम आ रही हैं। आधुनिकता के इस दौर में समाज आज फिर से प्राचीनता और प्राच्य दौर में जा रहा है। इस समय आज का जो विषय हमारा 1910 के भूमकाल का महानायक गुंडाधुर। नाव सुने गुंडाधुर फिरंगी कापे तुर नाव से। नाम सुने गुंडाधुर फिरंगी कापे तुर नाव से। यह जो गाथा जो गाई गई,
अलग अलग हल्बी और गोंडी लोकगीतों में गुंडाधुर की जो प्रस्तुति की गई, जो एक महानायक के रूप में जो उसे बताया गया, और जिस तरीके से आज बस्तर का हर युवा स्वयं को गुंडाधुर कहता है, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या था? ऐसा भूमकाल कौन सा ऐसा आंदोलन हो गया जिसमें गुंडाधुर ने ऐसी अप्रतिम क्षमता अपनी दिखाई कि पूरा का पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र एक बड़े आदिवासी आंदोलन की तरफ था, एक ज्वलंत मुद्दे की ओर था। इस समय हम लोग सबसे पहले मैं आपको कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर ले जाऊंगा। स्वाधीनता का जब समर हुआ, जो इतिहास की कुछ पृष्ठभूमियों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। स्वाधीनता का जब समर हुआ, या ब्रिटिश ताकतों ने जब अपने पैर जमाने यहाँ प्रारंभ किए, अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ की, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक का जो पूरा सफ़र ब्रिटिश साम्राज्य तय कर रहा था, इस समय संपूर्ण राष्ट्र जहाँ सुसुप्त अवस्था में था, वहाँ पे आदिवासी जीवंत अवस्था में था। कहने का तात्पर्य आप बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा कि जब पूरे राष्ट्र में विदेशी ताकतों को या अंग्रेजों के खिलाफ जब खड़ा कोई नहीं हो रहा था, उस समय पर आदिवासी ही अपने धनुष और बाण लेकर क्या थे, पूरे राष्ट्र को जगाने के लिए एक हुए थे। उस समय पूरा राष्ट्र क्या हो रहा था, एक हो रहा था। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अपना दमखम दिखाने या उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले अगर कोई हुए हैं तो पूरे भारतवर्ष में केवल और केवल आदिवासी हुए हैं। इसी स्वतंत्रता के समर में 1910 की एक ऐसी घटना आती है जिसे हम भूमकाल कहते हैं। हमने अलग अलग बहुत ही नारे सुने हैं, संथाल विद्रोह के समय सुना है, मुंडा विद्रोह के समय सुना है, पिछले दिनों में आदरणीय हमारे लक्ष्मण सिंह मरकाम जी के द्वारा जनजातीय आंदोलन की एक विस्तृत पृष्ठभूमि रखी गई। उन्होंने भी पूरा सब बताया कि उलगुलान क्या है, मावा नाटे मावा राज, जिस तरीके से अपने राज के लिए उन्होंने या अपनी हुकूमत और अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को बताने के लिए जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों ने जो आंदोलन किए, विद्रोह किए, उसी कड़ी का एक बहुत बड़ा विद्रोह 1910 का भूमकाल था। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि भूमकाल को राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पे स्थान नहीं मिल पाया। जो बड़े बड़े आदिवासी आंदोलन हमने देखे वो भारत के स्वर्णिम अध्याय पे झारखंड, उड़ीसा या उत्तर भारत क्षेत्र के, लेकिन छत्तीसगढ़ का या बस्तर का जो भूमकाल था 1910 का, वो बिल्कुल अछूता रह गया। इसी कारण से यह पीड़ा भी कभी कभी होती है बस्तर के इतिहास में कि गुंडाधुर जैसे महानायकों को इसमें स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो विद्यार्थी परिषद के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुंडाधुर जैसा महानायक अब तक विलुप्त क्यों था और इतिहास के पन्नों पे इसे फिर से कैसे दर्ज कराया जा सकता था। 1910 का भूमकाल आंदोलन उन्हीं पृष्ठभूमियों पर लिखा गया जिस तरीके से अन्य भारत की गतिविधियां थी। ब्रिटिश हुकूमत जिस तरीके से अपनी जड़ें पसार रहा था, जिस तरीके से साम्राज्य और रियासतों को वो अपने अधीन करता जा रहा था, उसी का एक परिणाम क्या था, उसी की एक परिणति क्या थी, उसी की एक परिणति थी हमारे 1910 का भूमकाल का आंदोलन। वो पर्दा को खोल दो। उसी का परिणाम क्या था, हमारा 1910 का भूमकाल का आंदोलन। इस भूमकाल के आंदोलन के समय हम देखते हैं कि राजा भैरमदेव, यानी कि हम देखते हैं लगभग 1891 से लेकर 1947 तक का जो समय है, बस्तर के रियासत में जो सबसे बड़ा रियासत है छत्तीसगढ़ का, उस रियासत में भैरमदेव से लेकर आखिरी जो 1947 तक के जो हमारे शासक हुए, जिसमें हम कमलचंद भंजदेव आदि का नाम लेते हैं, इस समय भैरमदेव के बाद जो अगले जो शासक हुए रुद्र प्रताप देव के समय में जो ब्रिटिश हुकूमत है, जिनकी आधिपत्य या अधीनता की जो नीतियां थीं, उन नीतियों का परिणाम ऐसा था कि इस समय कुशासन या रुद्र प्रताप देव की अल्प अवस्था का नाम लेकर सभी नीतियों को अपनाते हुए इस समय ब्रिटिश शासन ने बस्तर की रियासत को हथिया लिया। इस समय का सबसे बड़ा मूल बिंदु क्या था कि जो राजपुजारी और जो दीवान का जो पद होता था, वो दीवान का दोनों पद जो है वो राजवंश के पास होता था, परंतु जितने भी अंग्रेजी नीतियां थीं उनके हिसाब से राज दीवान का पद और जो पुजारियों का जो पद था वो क्या कर दिया गया, हुकूमत के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन कर दिया गया। इस समय हम ये देखते हैं कि आदिवासियों के हृदय में बसने वाला उसका केवल शासक होता है,
दंतेश्वरी माई के दशहरे के हम देखते हैं बस्तर का दशहरा सबसे बड़ा दशहरा होता है इस समय का। और शासक की जो पूर्ण रूप से जो उसका वैभवता और उसकी प्रभुसत्ता जो हम देखते हैं वो दशहरे के समय हम देखते हैं, जिसको स्थापित भी किया गया काकतीय वंशों के द्वारा या जो अन्य शासक जो हुए उन्होंने। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी बात क्या कि राजा को भी तिरस्कृत किया गया और उसके साथ साथ उसके अधिकारी गणों को भी तिरस्कृत किया गया। परंतु इस समय विदेशी या कहना चाहिए अंग्रेजों की अधीनता का जो महत्वपूर्ण जो शिकार हुए ये राजसत्ता के लोग ही हुए। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है लाल कालिंदर सिंह का, और जो रुद्र प्रताप देव राजा जो थे उनकी सौतेली माँ जिनका नाम था रानी सुवर्ण कुंवर, इनका नाम था। ये दोनों भी इस सत्ता के क्या थे के सताए हुए थे। इस समय हम ये देख रहे हैं कि जो आदिवासी जो समाज है वह अलग अलग नीतियों के कारण क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले एक सामंती षड्यंत्र हम देखते हैं, जो कारण कुछ हम रखेंगे पृष्ठभूमि में जो देखेंगे। तो जो सामंती षड्यंत्र जो था, लाल कालिंदर सिंह उसके साथ अन्य जो अलग अलग जो अधिकारी हुए जिनको दरबार से हटा दिया गया, रानी सुवर्ण सिंह की को तिरस्कृत किया गया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में आर्थिक राजस्व को वसूलने के लिए जितने भी प्रयास किए गए, जैसे स्थायी बंदोबस्त बनाया गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त बनाया गया, महलवाड़ी बंदोबस्त बनाया गया, उन सभी बंदोबस्त के साथ साथ में वनवासियों को या आदिवासी हमारे बंधुओं को किस तरीके से शोषित किया जाए इसके लिए भी नीतियां तैयार की गई। दीवान के पद पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, बैजनाथ पंडा को क्या किया गया, नियुक्त किया गया, और वन की नीतियों में, शिक्षा की नीतियों में, उनकी भू राजस्व की नीतियों में परिवर्तन कर दिया गया। आदिवासियों में जल, जंगल और जमीन की बातों को लेकर या इस विषय को लेकर कभी भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा है कि वो लड़ाइयाँ ना लड़े हों। ठीक है, जल, जंगल, जमीन की जो लड़ाइयाँ थी हमेशा से उनका मुख्य मुद्दा रहा है, क्योंकि आदिवासियों का आधार हमेशा से जल, जंगल और उनकी जमीन ही रही है। और इसी चीज को क्या किया है, हथियार बनाया है किसने, या षड्यंत्रों या कूटनीति का प्रयोग किया है किसने, अंग्रेजों ने। अब आदिवासियों के लिए अगर उनके लिए कोई अगर काम करने को प्रयत्नशील था तो वो था लाल कालिंदर सिंह, जो एक बड़े जमींदार और सामंती वर्ग थे, और रुद्र प्रताप देव के वो चचेरे भाई भी थे। लेकिन अब क्या था, यहाँ पे एक नया हमको मोड़ देखने को मिलता है। निरंतर असंतोष की जो भावनाएं हमको आदिवासियों में देखने को जो मिल रही है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, ताड़ोकी गांव से। ताड़ोकी अंतागढ़ तहसील का यह एक छोटा सा गांव है जिसकी जगदलपुर से दूरी लगभग 100 मील या 160 से 170 किलोमीटर के बीच की दूरी है। ताड़ोकी गांव ये माड़िया क्षेत्र आता है, और ये माड़िया, मुरिया और विभिन्न जनजाति जो बस्तर की जो जनजाति है उनमें से सबसे सघन जनजाति वाला ये क्षेत्र है ताड़ोकी गांव। ताड़ोकी गांव में इस समय सभी जितने भी आदिवासी जो समाज के लोग हैं, प्रमुख हैं, वो सब के सब क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। एक साथ एकत्र होना और उनकी समस्याओं को सुनना, शिकायतों को निवारण करना, ये लाल कालिंदर सिंह की दैनिक दिनचर्या में शामिल हो चुका था। लेकिन ये आगाज था आने वाली एक बड़ी आंधी का, आने वाले एक बड़े समर का। और इस समर की शुरुआत होती है अक्टूबर 1909 दशहरे के दिन से। अक्टूबर 1909 दशहरे का यह स्वर्णिम दिन था, जिस दिन पूरा सभी समस्त आदिवासी समाज, जिसमें अब मैं आपको बिंदुवार मैं गिनाऊंगा कि इनमें कौन कौन से आदिवासी समाज थे। धुरवा, परजा, दोरला, राजमुरिया, दंडामी माड़िया, मुरिया, गोंड समाज के, हलवा समाज के, और पूरे जनजातियों का एक पूरा का पूरा जत्था यहाँ खड़ा हुआ। पूरा एक हुजूम, जो एक कहते हैं कि कोलाहल मचने वाला था, भूचाल आने वाला था, ये भूचाल यहाँ पर अब इकट्ठा हो रहा था। पूरे सारी जनता, जब प्रजा यहाँ पर आदिवासी समाज जब इकट्ठा हुआ, तो इस समय रानी सुवर्ण कुंवर ने पूरे जनता को, पूरे आदिवासी जनों को क्या किया, संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, एक स्टेटमेंट है उनका, मैं उनको बहुत ही बताता हूँ कि ये गीदम में भी एक बार दोहराया गया था और उससे पहले ताड़ोकी में भी एक बार दोहराया गया था। प्रोक्लेमिंग द एबोलिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग राज, इट्स रिप्लेसमेंट ऑफ मुरिया राज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया मुरिया राज। यहाँ पूरा और पूरा का पूरा जो ये आंदोलन था वो एक नेतृत्व में जाने का तैयार था, और इस समय ये कहा जा रहा था हम क्या मुरिया राज को स्थापित करेंगे।
मौर्य राज को स्थापित करने के लिए इस समय जो एक ज्वलंत एक संबोधन हुआ रानी सुवर्ण सिंह का, वो था, उन्होंने वो कहते हैं कि जो ये विदेशी ताकत है, जो ब्रिटिश हुकूमत है, जो है अंग्रेज हैं, इन्हें हमें बस्तर की भूमि से बोहारना होगा। यहाँ पर आदिवासियों की भाषा में उन्हें संबोधन किया जा रहा था, बोहारना या झाड़ना, मतलब हमें इन बस्तर की इस धरा से, इन पुण्य भूमि से हमें इन बाहरी लोगों को क्या करना है, भगाना है। ठीक है, और ऐसी सारी मुद्दों को हम बहुत अच्छा एक जानकारी प्रकाश वर्मा जी ने दी है। ताड़ोकी इलाका अच्छा है सर जी, मैं नारायणपुर का हूँ, पास में ही है। बहुत अच्छे कि इस तरीके से जानकारी भी एकत्रित हमको इस माध्यम से हो रही है। मैं आगे बढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि हमें एकजुट खड़े होकर ब्रिटिश ताकत को यहाँ से झुकाना है, जैसा हमने 1876 में किया था। बस्तर की पृष्ठभूमि ना केवल 1910 के लिए जानी जाती है, बल्कि 1876, 1776, 1876 और उसके पूर्ण हुए 1910 से पूर्व हुए और भी अनेक विद्रोह के लिए भी जाना जाता है। ठीक, इस समय सबसे बड़ी बात हुई कि उनका एक स्पष्ट मत था। आदिवासी आंदोलन में कभी भी अंग्रेजों से समझौता करने की बात नहीं थी। इस समय उन्होंने फिर से दोहराया था कि अंग्रेजों की ताकत को नेस्ते नाबूद करना है, नेस्ते नाबूद करने के लिए। और इसी समय लाल कालिंदर सिंह ने इसी सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि अब हमें एकजुट होकर एक संग्राम खड़ा करना है, एक संगठन खड़ा करना है। अब यह संगठन होगा कैसे? तो इसके लिए स्वर्ण कुंवर के आश्वासन और उसके मार्गदर्शन के बाद लाल कालिंदर सिंह ने एक ऐसे युवा को सामने लाया जो नेतानार ग्राम का युवक था। हम नेतानार ग्राम के इस युवक, जिसको हम गुंडाधुर के नाम से जानते हैं, गुंडाधुर के बारे में बहुत सारी अलग अलग किंवदंतियां भी हैं। किंवदंतियां मतलब कि ऐसी कहानियां या ऐसे रहस्य जो हास्यास्पद तो लगते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इतिहास में एक अपना मानक बिंदु और एक मूल अपना ढांचा तैयार करते हैं। अब यहाँ पर जब ताड़ोकी गांव में नेतानार ग्राम के गुंडाधुर के बारे में जब बातें उठी कि ये युवक कौन है, तो उसके लिए कई बातें उठने लगी कि नेतानार ग्राम में जब लोग परेशान थे, किंवदंती ये है एक अलग सी कि कहते हैं कि नेतानार ग्राम में एक दुर्जन महिला थी, बहुत ही उसके प्रकोप से लोग परेशान थे, जिसको हम लोग आधुनिक छत्तीसगढ़ी की भाषा में परेतीन वगैरह या चुड़ैल वगैरह इस तरीके से भी हम बोलते हैं। तो ये थी, एक महिला थी जो अलग अलग जीव जंतुओं की या जानवरों के रूप लेकर गाँव वालों को परेशान करके रख चुकी थी। और कहते हैं कि जब पूरे गांव के लोग परेशान हो चुके थे, तो उस समय पूरे गांव एकत्र होकर एक रास्ता निकालता है कि किसी न किसी को इसके वध के लिए या इस महिला की हत्या करने के लिए या इससे समाज को मुक्त करने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा। उस समय इसकी किंवदंती कहना, उस समय भी गुंडाधुर आगे आया और उसने गांव के गायता के साथ में अपना यह अभियान प्रारंभ किया, जिसमें उसने उस दुराचारी महिला की हत्या करने का क्या ले लिया, उसका वध करने का प्रण ले लिया था। एक ऐसा दिन बीत रहा था, गायता की बकरी, उसकी मुर्गियां, उसको नुकसान पहुंचाना ये लगातार जारी रहा। लेकिन एक दिन कहते हैं कि शेर के रूप में या बाघ के रूप में वो महिला गायता के घर में घुस रही थी। उसी समय उसको भगाया किसने? गुंडाधुर ने अपने फरसे से या अपनी तलवार से, जो बड़ा उसका फरसा है, जो प्रतीकात्मक रूप से हम उसके चित्र में आज भी देखते हैं, उसको लेकर उसने भगाया। और एक जगह पर बैल को खाने के बाद जब वो एक अपने पीठ को जब एक पीपल के पेड़ के साथ में वो कर रही थी, घर्षण कर रही थी, उसी समय पे वो बाघ जो है अपना रूप परिवर्तन कर रहा था। वो रूप परिवर्तन मतलब आधा मनुष्य और आधा जानवर के पोजीशन में जब था, उस समय फिर गुंडाधुर ने उसे देखा, तो वह महिला उसे देख मतलब वो जीव जो है उसे देखकर चकित रह गया और उसी अवस्था में आ गया। जब गुंडाधुर ने देखा कि वो महिला कोई और नहीं उसकी माँ थी, तब वह भी व्याकुल नहीं हुआ और उसने अपनी माटी और अपने समाज और अपने लोगों के लिए अपने प्रण का, अपने संकल्प को पूरा किया। उसने उसकी गर्दन काट दी। ठीक है, ये उसके लिए किंवदंती थी। एक महानायक और एक बिजली की तरह तेज रहने वाला ये युवक था नेतानार ग्राम का, जिसे हम गुंडाधुर कहते हैं। कई जगह पे उसे गंडाधुर भी कहा जाता है, लेकिन गुंडाधुर सबसे सर्वमान्य नामों में से एक है। इसे लाल कालिंदर सिंह ने इस समय
नियुक्त किया कि एक महासंग्राम और इतने बड़े अभियान के लिए, एक भूमकाल के लिए ये पूरे के पूरे भूमकाल का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भी अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं की एक टोली गुंडाधुर के साथ में तैयार की गई थी। ये सबसे अहम थी, जिसमें अलग अलग समाज और अलग अलग आदिवासी वर्ग के लोग भी शामिल थे। जैसे अंतागढ़ से आयतू महरा, हम बहुत स्थानीय लोगों के नाम नहीं जानते, स्थानीय हम जननायकों के नाम नहीं जानते, लेकिन मैं इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अंतागढ़ से आयतू महरा था, कोंडागांव से भागी था, दंतेवाड़ा से हिंडा और कुराटी मासा, बीजापुर से रामनाथ सिंह, सुकमा से बोड़की बोरी, कोंटा से धनीराम हलबा, इंद्रावती की घाटी से रोज पेद्दा, जगदलपुर के अलग अलग जैसे कचेरा है, केसरपाल है, चित्रकूट, यहाँ से अलग अलग लोग थे, जिसमें सीता महारा, कोदरा गदबा, जगदेव मरार, मिलाप धाकड़ और नरसिंह मरकामी मासा, ऐसे अलग अलग लोग जगदलपुर के अलग अलग कम से कम 8 से 10 इलाकों से नेतृत्व कर रहे थे। बस्तर से जोगी था और बारसूर से कोरिया मांझी और जकरा पेद्दा थे। ऐसे अलग अलग दल के नेताओं के साथ में यह पूरा अभियान प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहा था गुंडाधुर। गुंडाधुर में कहते हैं कि एक ऐसी तेजी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार अपना अभियान करता रहा। लगातार वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहा और हर अभियान में उसने क्या दी है, अपनी सम्मिलता दी है। लेकिन इस गुंडाधुर के बारे में दुर्भाग्य है कि भारतीय इतिहास में कोई पन्ना नहीं है। हम इसके जब भूमकाल के जो आंदोलन है या भूमकाल की जो घटना, उसका सूत्रपात अगर हम देखते हैं तो इसके सूत्रपात होता है 2 फरवरी से। 2 फरवरी 1910 का जो दिन है, यह एक ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ से हम भूमकाल की शुरुआत देख रहे हैं। इस समय का राज दीवान, जिसका नाम है पंडा बैजनाथ, यह पुष्पाल के क्षेत्र पर था। उसने दंतेवाड़ा और जगदलपुर के मार्ग को छोड़कर पुष्पाल का मार्ग अपनाया था और यह बातें इस समय के दंडामी माड़िया क्षेत्र में पहुंच गई। इस समय का दंडामी माड़िया क्षेत्र, आज हम दंडामी माड़िया क्षेत्र को अबुझमाड़ के क्षेत्र से डिनोट करते हैं, परंतु उस समय का यह क्षेत्र है बस्तर और जगदलपुर के क्षेत्र से लगता हुआ था, जिसको हम दक्षिण पश्चिमायन क्षेत्र भी बोलते हैं। सबसे पहली बात क्या कि दंडामी क्षेत्र या दंडामी माड़ियाओं को जब ये खबर लगी तो उन्होंने पूरे पुष्पाल के बाजार को घेर लिया और पूरे पुष्पाल के बाजार को लूट लिया। और इस बात घटना की जानकारी जैसे ही बैजनाथ को हुई, वो वहां से छुपता हुआ बस्तर किसी क्षेत्र में छुप गया था। छुपता छुपाता हुआ बहुत लंबे समय तक वो छुपता रहा, लेकिन कभी उनके हाथ नहीं आ पाई। इन विद्रोहियों की एक असफलता भी रही। लेकिन इसके बाद की जो अगली घटना थी वो 3 फरवरी को चिंगपाल, बस्तर का जगदलपुर के निकट का एक गांव है चिंगपाल, जहां पर लाल कालिंदर सिंह ने और गुंडाधुर के नेतृत्व में सभी महानायकों ने पूरे जन जागृति का काम किया। इस समय की सबसे बड़ी बात जो है, हम कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत को आज़ादी, सत्याग्रह, अहिंसा के माध्यम से मिली, हम इसको झुठला नहीं सकते। लेकिन अगर इन जनताओं में जागरण नहीं होता, जागरूकता नहीं होती, आदिवासी समाज बीहड़ इलाकों में या दूरस्थ अंचलों में खड़ा नहीं होता, तो शायद ही हमें यह स्वतंत्रता या समर में यह सफलता मिलती। इस समय हर घर से एक युवक, एक परिवार का जन इस समर में सम्मिलित होगा। इसके लिए धनुष बाण, मिट्टी का एक ढेला, मिर्च और साथ में आम का पत्ता, ये प्रतीकात्मक रूप से हर घर में भिजवाया जाता, ताकि इस भूमकाल में हर नागरिक, हर आदिवासी धनुष और बाण के साथ में खड़ा हो सके। और इस समय हम देख रहे हैं कि हर नागरिक ने धनुष और बाण, जहां पर एक इनफील्ड राइफल जैसे बड़े बड़े अत्याधुनिक हथियार हैं, जहां पर गोला बारूद है, लेकिन उस समय हम देख रहे हैं कि जितने भी आदिवासी हमारे जो बंधु हैं, भाई हैं, और जो इस समय समर के क्रांतिकारी हैं, वो तीर और धनुष से पूरा का पूरा यह समर लड़ रहे हैं। इसके बाद की अगली जो घटना थी 6 फरवरी को जनता को आह्वान किया सुवर्ण कुंवर ने। इस समय उन्होंने कहा कि बैजनाथ पंडा को हाथ काट कर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें उखाड़ी जाए। इस समय की ये सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ा आह्वान था। 7 फरवरी का दिन गीदम में था। अचानक इन क्रांतिकारियों को यह ज्ञात हुआ कि जो बैजनाथ पंडा जो है वह गीदम क्षेत्र में है। इस समय गीदम दंतेवाड़ा के समीप का क्षेत्र है, जहाँ से मैं अभी आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। गीदम के क्षेत्र में इस समय छुपा हुआ है और उसे खोजने के लिए सारे के सारे यहाँ पर एकत्रित हुए।
सभी लोगों को यह आशा थी कि आज बैजनाथ हमारे हाथों में होगा और ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें उखाड़ने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वो यहाँ उनको नहीं मिला। लोग इतने क्रोधित थे, क्रांतिकारी इतने क्रोधित थे कि एक पेड़ से बंधे हुए उसके हाथी पर, जो इस पेड़ पर बंधा हुआ था, उस पर इतनी गालियां दी गई, इतने तीर उस पर छोड़े गए और अंत में उस पेड़ को ही काट दिया गया। इस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और यहीं से फिर से भूमकाल आंदोलन के लिए एक नेतृत्व खड़ा हुआ। सुवर्ण कुंवर ने फिर से यहाँ पे लोगों का आह्वान किया कि आज से मौर्य राज्य का सूत्रपात होता है, ब्रिटिश शासन हमारे सामने झुक रहा है, भाग रहा है और मौर्य राज्य फिर से स्थापित होने जा रहा है। मौर्य राज्य की स्थापना का यह समय था। इसके बाद यह पूरा का पूरा जत्था, पूरा अभियान, कुल लगभग 9 नेताओं को नेतृत्व करते हुए गुंडाधुर कुटरू की ओर अभियान करता है। कुटरू जो बीजापुर का क्षेत्र है, कुटरू से निकलकर ये लोग दंतेवाड़ा में, जहां पर इस समय बलराम जिया इस समय था, बलराम जिया को ने एक जो है, या दंतेश्वरी मंदिर का जो पुजारी होता है इस जिया, उसके नेतृत्व में सैन्य बलों ने सारे विद्रोही और क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए। और अब यहाँ से जब लगा कि जितने भी क्रांतिकारी थे कि हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, तो इसके बाद वो दंतेवाड़ा से सीधे वो निकल कर कहाँ चले गए, कुआकोंडा चले गए। कुआकोंडा में भी संग्राम भीषण था। अगर वो चाहते वो क्रांतिकारी तो दंतेवाड़ा और कुआकोंडा के इन क्षेत्रों को पूर्णतः क्या कर सकते थे, लूट सकते थे, उसे वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते थे। परंतु आदिवासियों की नैतिकता और उनकी सोच पर को हमको सलाम करना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ उन्होंने ये तय किया कि हमारी लड़ाई हमारे जाति वर्गों से है। मतलब सैन्य जो ताकतों से उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी, बलराम जिया से द्वारा जो उनका टकराव हो रहा था, उसमें यही आदिवासी थे, यही मुरिया समाज के, हलवा समाज के, बैगा समाज के, अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग इस समय उनके खिलाफ थे, जो किसी न किसी भ्रांति और किसी न किसी भ्रम और किसी न किसी अधीनता के चलते पूरा का पूरा उनके साथ शत्रुता निभा रहे थे। लेकिन वो इस लड़ाई पर पीछे हटकर आगे बढ़ने की उन्होंने क्या करी, ठान ली थी। इसके बाद अलग अलग और अभियान हुए, जिसमें मद्देड़, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा का एक ऐतिहासिक मतलब एक उनकी जीत भी रही। जगरगुंडा में इनको सफलता भी प्राप्त हुई। कोंटा का जो क्षेत्र है, भीषण नक्सल क्षेत्र है, भीषण दूरस्थ अंचल है जगरगुंडा, जहां पर एक जमींदार के जितने भी अधिकारी थे वो इन विद्रोहियों के डर से भाग गए और मजबूर होकर इस जमींदार को इनके सामने घुटने तक टेकने पड़े थे। ये गुंडाधुर का एक सफल नेतृत्व था और सफल उसका अभियान भी था। अगली जो कड़ी थी वो उसूर में एक पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मद्देड़ में बैजनाथ पंडा के होने का जो खबर था विद्रोहियों को लगा था। और इस समय की सबसे बड़ी बात जो है, इसे बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत लग गई थी। जिस समय के डिप्टी कमिश्नर जीएम खान, उन्होंने ये कहा है, ये लेटर में लिखा हुआ है कि हमने बैजनाथ पंडा को सकुशल राजधानी पहुंचाई है। ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट हैं, सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी रिपोर्टें जो हैं, मैं आपको फॉरेन सीक्रेट फाइल अगस्त 1911 के बेस पे बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन इन सब इसके द्वारा जो नेशनल आर्काइव में संग्रहित करके रखी गई है, नई दिल्ली में नेशनल आर्काइव में, राष्ट्रीय अभिलेखागार में, वहाँ से सारे तथ्य आपको प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ इस समय, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आप तक ना पहुँचे जिसके माध्यम से हम दिशा को भटकें या भ्रमित हो सकें। इसके बाद 6 मार्च 1910 में को लाल कालिंदर सिंह, सुवर्ण कुंवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरीके से इसी समय जो अंग्रेजी षड्यंत्र जो था, एक धनुष बाण चलाने वाले क्रांतिकारियों के लिए भी कायराना षड्यंत्र किया गया। अलग अलग नीतियाँ अपनाई गई, जो जिसके लिए हमेशा ही अंग्रेज अपने जाने गए हैं कि फूट डालो और शासन करो। इस नीति का पालन उन्होंने भूमकाल में भी किया। 25 मार्च 1910 ये हमारे आदिवासी और बस्तर समाज के लिए एक काला दिन है। इस दिन में जो अल्नार गांव था, है ना, अल्नार गांव के पास में सैनिकों की कुछ टुकड़ियां थी, सारे क्रांतिकारी एकत्रित हुए थे। लगातार जो उन्होंने एक अभियान किया था उसको एक लक्ष्य की ओर पहुंचाना था। इसलिए पूरे के पूरे इस समय गुंडाधुर के नेतृत्व में अलग अलग सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। इसमें
कुल 9 जो विश्वस्त क्रांतिकारी हैं, जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, एक नाम बिल्कुल आप याद रखिएगा, डेबरी धुर, सोनू मांझी, मुस्सी हड़मा, मुंडी कलार, धानु धाकड़, बुठलू जैसे विश्वस्त क्रांतिकारी जिनके दम पर गुंडाधुर आगे बढ़ रहा था एक तूफान की तरह। इस समय इन सब के साथ में अलनार गांव के समीप था ये, और यहाँ की सैन्य टुकड़ी को उन्होंने पराजित किया, उन पर धावा बोला, जो छापामार कार्रवाई हम जिसको कहते हैं धावा बोला। और धावा बोलने के बाद जिसके लिए लगभग 150 की मद्रास बटालियन और 170 सिपाहियों की पंजाब बटालियन को अंग्रेजों ने बुला कर रखा था, सिर्फ ऐसे ही अभियानों के लिए। उनको परास्त किया और परास्त करने के बाद ये जश्न की ओर थे। लेकिन इस जश्न में सबसे खास बात, मैं हमेशा थोड़ा मजाकिया लहजे में भी कहता हूँ और आपके पास भी ये कह रहा हूँ, चूँकि ये बहुत ही शोभनीय कार्यक्रम, लेकिन फिर भी एक वक्तव्य का एक गुण हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कहीं ना कहीं ये बात फिर से यहीं पे साबित हुई, हम अगर गुलाम भी बने थे तो अपनों के कारण बने थे, और अगर ये लड़ाई भी हमने हारी है तो अपनों के कारण हारी। इस समय सबसे विश्वस्त और सबसे प्रिय सोनू मांझी, जो गुंडाधुर का सबसे प्रिय था और एक बड़ा क्रांतिकारी नेता भी था, इस समय सोनू मांझी ने जो विश्वासघात किया वह बिल्कुल असहनीय था। इस पूरी लड़ाई को लगा बिल्कुल धरातल और भूमिगत कर देने वाला था। इस समय हम देखते हैं कि जिस जश्न में सभी ओर महुआ लंदा के शराब बांटे जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इस कहना चाहिए कि उत्साह में सोनू मांझी था। सभी नेताओं को उसने शराब पिलाई, और इतनी शराब पिलाई कि सभी नशे की आगोश में थे। और सोनू मांझी ने यहीं पे अब आगे बढ़ते हुए जो इस समय का दमन करता था, जिसका नाम मैंने शुरू से नहीं लिया क्योंकि मुझे विषय को कहीं और केंद्रित करना था, इस समय का दमन करता था ब्रिटिश साम्राज्य का या फिर बस्तर के क्षेत्र में, वो था कैप्टन गियर को उसने जाकर जिस तरीके से सूचना दी। इस समय कैप्टन गियर के पास ये समस्या थी कि उसने कैप्टन गियर इस समय जिस तरीके से ब्रेट को क्या वह संबोधन देंगे, वह क्या उनके पास सूचना पहुंचाएंगे कि उनकी हार को किस तरीके से वो साबित करेंगे, इस उधेड़-बुन में था। इसी समय पर सोनू मांझी ने क्या किया, उन्हें आकर एक डूबते को तिनका का सहारा दिया, और इस समय जितने भी क्रांतिकारी थे जो नशे की आगोश में थे उन पर इस गियर ने हमला किया। और इस समय फिर गुंडाधुर जो नशे की आगोश में अवश्य था, परंतु गोलियों की आवाज़ से वो क्या हुआ, सचेत हुआ। और उसने चूंकि ये भूमकाल के आंदोलन को क्योंकि दबाना नहीं था, ये भूमकाल का आंदोलन कभी खत्म ना हो, इसलिए उसने अपनी तलवार उठाई और उसके बाद जितना वो प्रयास कर सका था अपने साथियों को जगाने का, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। 21 आदिवासी इसमें मारे गए और गुंडाधुर फिर से कहीं वायु की तरह कहीं गुम हो गया। और बीच बीच में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं गुंडाधुर कहीं किसी आंदोलन में देखा गया। कई लोगों का यह मानना था कि लाल कालिंदर सिंह का ही एक छवि गुंडाधुर था छुपा हुआ। कई लोकगीतों में उसे इस तरीके से ही प्रस्तुत किया जाता है। गुंडाधुर की विलुप्ति के बारे में किसी के पास कोई भी बड़ा साक्ष्य नहीं था। गुंडाधुर भूमकाल को जीवंत रखने के लिए कहीं ना कहीं गुम हो गया था। और आज भी हम यह देखते हैं कि बस्तर में कई युवाओं में कई जो उत्साह जो दिखता है, कई खिलाड़ियों में जो उत्साह दिखता है, और बस्तर के जितने भी युवा हैं उनमें जो एक उमंग दिखता है, वो कहीं ना कहीं गुंडाधुर को जीवित किया हुआ है। वीर गुंडाधुर कहीं अगर विलुप्त हो गए है ना, कभी अंग्रेजों के वो हाथ नहीं आए, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आज भी गुंडाधुर बस्तर के हर युवा, हर आदिवासी में वो क्या है, जीवंत है, जीवित है। आदिवासियों का यह 1910 का भूमकाल जरूर असफलता की ओर परिदृश्य हो गया था, असफलता की ओर चला गया था, परंतु वीर गुंडाधुर ने जो उत्साह दिया स्वतंत्रता के इस संग्राम में, वो हमारे लिए स्मरणीय है। गुंडाधुर का आज पूरा का पूरा बस्तर है, हर बच्चा बच्चा गुंडाधुर है। और हमें कहते हैं कि चंदन है बस्तर की माटी और गुंडाधुर हर युवा है। यह हमारा एक सोच है, और गुंडाधुर के इसी स्मृति और इसी जीवनियों को
हम आत्मसात करते हैं। और मैं माई दंतेश्वरी की इस पावन धरा दंतेवाड़ा से आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ कमल भाई, मनीष भाई, आदरणीय प्रदीप भैया, मानदास भाई और पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके के विषयों को ऑनलाइन के माध्यम से और जन जन तक और युवाओं तक पहुंचाने का आप लोगों ने जो एक अवसर मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वंदे मातरम।